सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत शानदार और बेहतरीन होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। इस जोर शोर की तैयारी को देखते हुए एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग बड़े अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इस प्रिपरेशन में बूस्टअप डालने के लिए मैं आपके सामने एग्जाम मैराथन वीडियो लेके आ चुका हूँ। हर एक चैप्टर्स वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे अच्छे से इस वीडियो को देखिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईएससी के हो या एनी अदर स्टेट बोर्ड, सभी के लिए एक कॉमन चैप्टर है। जितना भी सब इसमें कवर किया गया है, अच्छे से वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और एग्जाम में धूम मचाइए और अच्छे से सीखिए, जानिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका एग्जाम बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन जाए। आइए सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आइए, तो पहले हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है वो सीखने वाले हैं जर्नल। कौन सा चैप्टर है? जर्नल। अकाउंट्स का शुरुआत ही प्रैक्टिकल चैप्टर जो होता है वो जर्नल से होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज जर्नल? अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है हम लोग इवेंट एंड ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं। इवेंट का मतलब होता है कोई भी काम जो बिना मॉनेटरी वैल्यू का होता है, बिना पैसे का होता है। लेकिन अकाउंट्स में जिसमें इवेंट के अंदर मॉनेटरी का बात पता चले, मॉनेटरी मतलब पैसे का से रिलेटेड बात पता चले, उसे आप रिकॉर्ड करिए। एग्जाम्पल, आप ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाले भैया आपसे पैसा नहीं लिए तो इवेंट है, लेकिन आपसे भाड़ा ले लिए तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन बन गया। आप दुकान में गए चिप्स का पैकेट खरीदने, भैया ने आपसे चिप्स का पैकेट का पैसा नहीं लिया, वो इवेंट है, ठीक है, लेकिन पैसा ले लिया, ट्रांजैक्शन है। तो जो चीज ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, उसे अपने को क्या करना पड़ता है भैया? रिकॉर्ड करना पड़ता है खाता में। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? जर्नल में। उसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है, उस चैप्टर का नाम है जर्नल। और जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो जर्नल एक किताब है, बुक है, जिसे हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, where business transactions are recorded for the first time in chronological order। आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो फर्स्ट टाइम, जहां पे उसे हम लोग जर्नल बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको 5 तारीख को रिकॉर्ड करो। एक 8 तारीख को हुआ, 8 जनवरी को, उसे 8 तारीख को रिकॉर्ड करो। आप उसे 5 तारीख को मत रिकॉर्ड करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे डेज वाइज आपका जो ट्रांजैक्शन होता है उसे रिकॉर्ड करिए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे समझिए, आगे देखिए। ईच एंट्री इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। सभी एंट्री जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस एंट्री को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं जर्नल एंट्री। इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, फिर अपने बनाते हैं यहाँ पे एक कॉलम, उसका नाम होता है क्रेडिट अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एल एफ। एल एफ, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर पोलियो नहीं, फोलियो। और यहाँ पे लिखते हैं जर्नल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ, जिसका जैसे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज, इन द बुक्स ऑफ राहुल झा, इन द बुक्स ऑफ CIW क्लासेस, जिसका आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए बोलेगा उसका नाम लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट यहाँ पे। देन यहाँ तक क्लियर है? ये आपका फॉर्मेट है जर्नल का, ठीक है। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, फिर नीचे में नरेशन लिखते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट्स। स्टार्ट्स जो होता है नरेशन वो बिंग से होता है।
एग्जाम्पल, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब मालिक ने कैश लगाया धंधा में 5 लाख, 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट, 5 लाख। तो आप इसका नरेशन जो लिखोगे ना वो ब्रैकेट में लिखोगे, बीइंग, ब्रैकेट में लिखोगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, और स्टार्ट्स होगा बीइंग से। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, डन। तो आपको समझ आ जाएगा इस ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहां से आया है पैसा। तो ये नरेशन अपने को बताता है। तो ये हुआ जर्नल। जर्नल हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसे हम लोग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका फॉर्मेट हम लोग सीख लिए, ठीक है। फिर नरेशन के बारे में हम लोग सीख लिए। फिर अपने पढ़ते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। डन, यहां तक क्लियर है। गोल्डन रूल हम लोग सीखने वाले हैं तो उसमें 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट मतलब जो रिसीव करेगा, क्रेडिट मतलब जो देगा। तो देखिए, कैश पेड टू रमेश, यहां पे रमेश कौन है, कैश पेड टू रमेश। बिजनेस के हिसाब से सोचिए, कॉमर्स इंडिया वाला क्लासेस पैसा दे रहे किसको, रमेश को। तो अपने को इसके हिसाब से सोचना है। आर के फैशन एक दुकान है, वो पैसा दे रहा है रमेश को, तो आपको रमेश के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको धंधा के हिसाब से समझना है। अकाउंट जब भी पढ़ते हो अपने को बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है रमेश के पास, तो रमेश कौन है, रिसीवर। तो डेबिट किसे करेंगे, रमेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। डन, यहां तक क्लियर है। आगे नरेशन देखिए हम लोगों ने लिख दिया, आगे समझिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। कैश पेड टू मोहन, बिजनेस से पैसा गया है मोहन के पास, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। जो भी मैंने ऊपर आपको इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। बीइंग कैश पेड टू मिस्टर मोहन, ठीक है। जो भी आपने सीखा पर्सनल अकाउंट का रूल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिसीव्ड 3000 फ्रॉम अनीता, रिसीव हुआ, इस बार आया है अनीता के पास आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट द गिवर, जो पैसा देता है उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, कितना, 3000। डन। गुड्स सोल्ड टू राहुल ₹6000, राहुल को आपने गुड्स बेचा है आपने राहुल को। बताओ क्या होगा, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 6000। पेड सैलरी टू क्लर्क राम, मतलब राम एक क्लर्क है जिसको आपने सैलरी दिया। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, बताओ क्या होगा जर्नल एंट्री। पेड सैलरी टू क्लर्क राम, तो बताओ सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इसको रोक ले थोड़ा सा। चलिए आगे हम लोग सीखने वाले हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब क्या आया डेबिट कर, क्या गया उसे क्रेडिट करो। इंक्लूड्स एसेट लाइक कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मशीनरी। टैंजिबल एसेट जो भी होता है जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ये सब जो होता है आपका, ये सब आपका क्या होता है, एसेट का बात करता है। तो एसेट से रिलेटेड जितना भी चीज होता है वो रियल अकाउंट में आपको दिखता है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर आया, डेबिट क्या गया, कैश गया।
ठीक है, चलिए आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, परचेज मशीनरी क्या आया, परचेज किया लेकिन क्या आया, मशीनरी आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पहले से मालूम होगा। ये मैराथन वीडियो है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, आप लोग बस इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए, फिर आगे का चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला आपने, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश को आपने डेबिट किया, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर को आपने बेच दिया तो फर्नीचर चला गया, क्या आया, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 3,000, 3,000 डन। बॉट लैंड 50,000, जमीन खरीदा, जमीन आया, कैश गया। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, 50,000। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, रियल अकाउंट भी हो गया। ठीक है, कमेंट करिए भैया, बहुत एफर्ट लगता है पढ़ाने में और समझाने में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, तो लाइक करो, थम्स अप दो, कमेंट करो। चलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल जान लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितना भी दुनिया का खर्चा है, एक्सपेंस है और लॉसेस है, उसको आप डेबिट कर दीजिए भैया। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितना भी प्रॉफिट होता है और इनकम होता है उसे क्रेडिट कर दो। जितना भी दुनिया का खर्चा है और लॉस है उसे डेबिट कर दो, जितना भी इनकम है और गेन्स है, प्रॉफिट है, उसे क्रेडिट कर दो। सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब अगर हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट का बात हो रहा है। जैसे सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी रिसीव्ड वो भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सैलरी पेड आपका खर्चा है, सैलरी रिसीव्ड इनकम है। डन, यहां तक क्लियर है। चलो, सैलरी पेड 8,000, तो सैलरी पेड किया, सैलरी आपका खर्चा है, देखो खर्चा को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, वाओ। और कैश आपका रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से। रेंट पेड, बताओ क्या होगा, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000, 4,000 डन। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट होगा इस बार टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,500, 2,500। भैया आपको यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड पूरा लिखना है, कुछ टीचर आपको सिर्फ कमीशन लिखवाएंगे, नहीं रे बाबा। अगर आप यहाँ पे कमीशन लिखते हो तो आपको पता कैसे चलेगा पेड हुआ है कि रिसीव हुआ है, भले आप क्रेडिट कर दो। आप बढ़िया से पढ़िए, कमीशन रिसीव्ड ही सही है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या एक तरह का खर्चा है, लॉस भी बोल सकते हो, क्योंकि जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह का क्या होता है, 100 रुपए का सामान हमने बेचा था, बाद में वो पेमेंट नहीं किया तो मेरे को एक डिस्काउंट देना पड़ा 20 रुपए का, तो अब मेरे को 80 रुपए मिलेगा ना, तो ये 20 रुपए तो नहीं मिल रहा है ना, तो ये 20 रुपए मेरे को क्या हुआ है, आफ्टर सेल मैंने उसको एक डिस्काउंट दिया, तो बताओ क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन अधूरा है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 600 किसको दिया, मान लो इंफॉर्मेशन अधूरा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टू डेटर्स, डेटर्स को ही दिए होंगे, डेटर्स मतलब कस्टमर 600। ठीक है, आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला अपने को, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट मिला, कैश अकाउंट डेबिट 900 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 900, 900, ये भी कंप्लीट डन, यहां तक क्लियर है। इसको और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। मान लो एक 5,000 का पेमेंट था, एक 5,000 का पेमेंट आने वाला था कस्टमर से, लेकिन अपने पास आया कितना, 4,400। ठीक है, ये कैश आया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 4,400। ठीक है, पेमेंट टोटल 5,000 का था, तो 600 रुपए आपने डिस्काउंट अलाउड किया। अगर ऐसा रहता क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट 4,400 टू
डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का मान लो नाम था मोहन, तो मोहन अकाउंट 5,000, और डेबिट क्या हो जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 600, 600, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये रियल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और ये आपका डेटर था 5,000, तो डेटर अपना खत्म हो गया। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन छूटा हुआ था, इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स किया है। ठीक है, आता है अपने को। ठीक है, मस्त सीखने का, समझने का और प्रैक्टिस करने का। चलो, यहां तक समझ आ गया, तो आगे समझते हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट रूल्स। चलिए देखिए, कैश इंट्रोड्यूस एज अ कैपिटल, कैपिटल का जब भी बात होगा मतलब ओनर का बात होगा। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, राहुल अलग है, कॉमर्स इंडिया वाला अलग है। ठीक है, तो जब भी मैं सोचूंगा तो कॉमर्स इंडिया वाला के हिसाब से सोचूंगा। राहुल का खाता राहुल का खाता है, कॉमर्स इंडिया वाला का खाता है कॉमर्स इंडिया वाला का है। तो जब मैं कॉमर्स इंडिया वाला में पैसा लगाऊंगा तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए एसेट है, कॉमर्स इंडिया वाला के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो देखिए, ओनर्स ब्रिंग कैश इनटू बिजनेस, ओनर पैसा लाया और लगाया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कैपिटल हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट हो गया बताओ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करिए। ओनर इंट्रोड्यूस 40,000 कैश, दोबारा से सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसके नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखा है, जिससे आप लोग चाह के भी नहीं भूल पाओगे। अच्छे से बस पढ़ो। डन। अब समझिए ड्राइंग्स का रूल। ओनर्स विड्रॉन कैश और गुड्स, जब भी मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा, पर्सनल यूज के लिए पैसा, पैसा या गुड्स धंधा से, बिजनेस से निकालेगा, तब क्या होगा। जैसे मान लो मेरा जींस शर्ट का बिजनेस है और दुकान का गल्ला से मैंने कैश निकाल लिया, या दुकान का जो करेंट अकाउंट था वहां से पैसा निकाल लिया पर्सनल खर्चा के लिए, समोसा खाने के लिए, मेरे को खाने का मन था, पर्सनल खर्चा के लिए, अपना बच्चों को कुछ खर्चा दिया पर्सनल खर्चा के लिए, धंधा से पैसा निकालेंगे, तब जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, मालिक का पर्सनल खर्चा, और कैश निकालोगे तो टू कैश, दुकान का गल्ला से निकाला। अगर बैंक से निकाला मतलब धंधा का बैंक अकाउंट तो होगा ना, बैंक से पैसा निकाला, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या होगा बताओ बताओ, सेकंड कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक सेकेंड, क्या होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि गल्ला से तो नहीं निकाला, बैंक से निकाला। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, शर्ट और जींस का बिजनेस था मेरा, शर्ट और जींस का बिजनेस था मेरा, मैंने दुकान का गल्ला से ना, दुकान का गल्ला से ना एक शर्ट निकाल लिया और अपने बच्चा को दे दिया, तो मैंने कस्टमर को नहीं बेचा, मेरा पर्सनल है वो, तो इस बार मैंने गुड्स निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, आपका परचेज, आपका स्टॉक कम हो गया। ठीक है, आई होप समझ गया हो, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक या टू परचेज अकाउंट। डन, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए प्रैक्टिस। ओनर विड्रू 5,000 फॉर पर्सनल यूज, तो बताओ क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 5,000। अगर मान लो ऐसा लिखा रहता, ओनर विड्रू गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, इस बार गुड्स निकाला, तब एंट्री हो जाता ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 5,000 5,000। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब भी गुड्स निकालेगा तो देखो नीचे ड्राइंग्स टू परचेज। डन, यहां तक क्लियर है। आगे क्रेडिट परचेज, जब भी हम लोग उधार में परचेज करते हैं, परचेज किससे करते हैं, सप्लायर से, सप्लायर से हम लोग सामान को खरीदते हैं, और सप्लायर से हम लोग दो तरीके से सामान को खरीदते हैं, एक कैश परचेज, कैश परचेज, कैश परचेज, और दूसरा क्रेडिट परचेज।
जब भी आप कैश में खरीदोगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी उधार में खरीदोगे तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। और सप्लायर को अकाउंट्स का लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। आई होप आप लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी उधार में हम लोग खरीदेंगे तो ये वाला एंट्री करो। तो देखिए क्या लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स या टू क्रेडिटर्स। बोले तो जो भी नाम रहेगा क्रेडिटर्स का, मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अग्रवाल, तो जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अग्रवाल, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राहुल, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राहुल। ठीक। और कैश में खरीदोगे तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ठीक। अगर पेमेंट कैश में करोगे तो टू कैश, अगर चेक और बैंक के थ्रू से होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो अगला हम लोग समझ लेते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है जब हम लोग सामान बेचेंगे, जब हम लोग सामान बेचेंगे उधार में, तो पहले हम लोग समझते हैं सेल भी दो टाइप का होता है। एक होता है कैश सेल्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है भैया सामान बेचो और संग के संग पैसा मिल गया। तो संग के संग जब पैसा मिलेगा तो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डन। यहां तक क्लियर है? आगे समझिए, जब उधार में बेचेंगे, जब उधार में बेचेंगे तो पैसा तो आया नहीं, पैसा जब आया नहीं तो सामान तो निकल चुका है, तो टू सेल्स तो पक्का होगा। डेबिट क्या होगा ये बता, डेबिट क्या होगा ये बता। डेबिट आपका होगा, डेबिट आपका होगा कस्टमर अकाउंट। क्या होगा? कस्टमर को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स का डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए आइए आगे समझते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट्स में कितना टाइप का होता है? दो टाइप का डिस्काउंट होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और एक सेकेंड, एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है ध्यान से समझना। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जब आप सामान खरीदोगे या बेचोगे तो इंस्टेंट मिल जाएगा। जैसे आप मॉल वगैरह में गए, सामान परचेज किए, तो मॉल वाले भैया आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिए, इंस्टेंट डिस्काउंट दिए। मान लो 5,000 से ज्यादा का अगर आप शॉपिंग करते हो तो 10% का डिस्काउंट। तो जितने भी लोग आएंगे 5,000 से ज्यादा का शॉपिंग करेंगे तो सबको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अवेलेबल है एवरीवन, एवरीवन सबको मिलेगा। ठीक है। सामान खरीदने के टाइम पे और बेचने के टाइम पे इंस्टेंट मिलता है। डन। और जिसका अकाउंट्स का बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो इसका होता क्या है, ये कॉस्ट प्राइस से माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाता है? ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस से माइनस हो जाता है। आपने 5,000 का सामान खरीदा, तो 5,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 का 10% कितना होता है? 500। तो आप बिल कितना पे करके आओगे? 4500। तो ये देखो कॉस्ट प्राइस से माइनस हो गया। देन यहाँ तक क्लियर है? ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है आफ्टर, आफ्टर सेल, सेल्स और परचेज। जब आप सामान बेच देते हो उसके बाद और सामान खरीद लेते हो उसके बाद सप्लायर से अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर आप किसी कस्टमर को सामान बेच देते हो, आपका पैसा फंस गया है, बैड डेट होने का चांस बढ़ गया है, कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा, उसके बाद आपने एक ऑफर दिया उसको। मान लो आपने कस्टमर को 50,000 का सामान बेचा, आपने बोला भाई बहुत दिन हो गया, काफी दिन हो गया, 45,000 रुपए पेमेंट कर दे, फुल सेटलमेंट। उसके बाद तेरा और मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, तेरा और मेरा कोई हिसाब नहीं रहेगा, फुल सेटलमेंट। तो आपने उसको 5,000 रुपए जो छोड़ा है ना, वही छोड़ना क्या है? एक कैश डिस्काउंट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और कैश डिस्काउंट का बुक्स में रिकॉर्डिंग होता है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। और ये सबको नहीं मिलता है, ये स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है। जैसे देखो, जिस कस्टमर ने आपका पैसा अटका के रखा है, फंसा के रखा है, उसको आप एक डिस्काउंट दे रहे हो, उसी डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट होता है। ओके, अब सुनिए, ये डिस्काउंट अलाउड का रिश्ता जो होता है वो हमेशा सेल्स के साथ होता है। सेल्स बोले तो डेटर्स के साथ होता है। ये डिस्काउंट रिसिव्ड का रिश्ता जो होता है हमेशा परचेज के साथ होता है, और परचेज बोले तो क्रेडिटर्स, बोले तो सप्लायर। डन, यहां तक क्लियर है? समझिए ध्यान से। रिसीव्ड 19,600 फ्रॉम रिया फॉर 20,000। रिया से पैसा मिला, रिया से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट। तो पक्का रिया को कभी ना कभी आपने सामान बेचा होगा। कितना मिला? 19,600। रिया पहले से कितना बुक्स में रिकॉर्ड है? 20,000। टू रिया अकाउंट कितना? 20,000। डन। तो रिया को आपने 400 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 400। डन। तो रिया हमारे बुक्स में क्या है? क्या है? कस्टमर, बोले तो डेटर। इसलिए मैंने बोला था ये डिस्काउंट रिसीव्ड देखो हमेशा डेटर और कस्टमर के साथ लिंक करता है, जो कि हमेशा डेबिट होता है। चलिए आगे देखिए। पेड 9,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब इसके बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, ठीक है। था बिल 10,000 का, आपने पेमेंट किया 9,500। पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 9,500। किसको पेमेंट किया है? राम को। राम अकाउंट डेबिट 10,000। तो आपको, राम आपका सप्लायर था, बोले तो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने इस बार आपको डिस्काउंट दिया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 500। डन। इसीलिए डिस्काउंट रिसीव देखिए क्रेडिट हुआ है, क्रेडिटर्स के साथ रिश्ता बन रहा है। डन डन डन। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थ्योरी, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज नरेशन, गोल्डन रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ड्राइंग क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का हाई चांस रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फटाफट देखिए, फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया है ऊपर। फॉर्मेट जर्नल का ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे होता है डेट, यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होता है एलएफ, एलएफ एलएफ लेजर फोलियो, यहाँ पे होता है आपका अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट जर्नल लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जर्नल एंट्री करने के बाद मान लीजिए जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000, 1,00,000। डन। ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये फॉर्मेट में आपको एग्जाम में करना है, बट फिलहाल अपने मैराथन क्लास कर रहे हैं, तो फटाफट आप कॉपी में फॉर्मेट बना के करिए। डेट डालिए, यहाँ पे डेट नहीं है तो आप डेट यहाँ पे डालोगे जैसे ट्रांजेक्शन का डेट होगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं फटाफट जर्नल एंट्री, ठीक है, बिना फॉर्मेट का, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000। डन। टू कहाँ से आया? मालिक ने लगाया, तो कैपिटल अकाउंट। ऊपर हम लोग ये सब समझ चुके हैं ऑलरेडी, अब आप लोग तेज बच्चे हो चुके हो, ठीक है। पहला एंट्री डन, और यहाँ पे आप बीइंग लिख सकते हो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,00,000। डन। अब नरेशन मैं नहीं लिखूंगा आगे, आप समझ चुके हो। परचेज गुड्स फॉर कैश, बताओ ये पहला हो गया। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 20,000। कितना? 20,000। तो लिखिए 20,000, 20,000। डन, ये भी डन। चलिए आगे बताइए। सोल्ड गुड्स टू रितु, रितु को सामान बेचा मतलब उधार में बेचा है, रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? कितना 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 कितना? 15,000, 15,000, 15,000। डन, ये भी क्लियर। डन, आगे आओ। पेड रेंट 5,000,
पेड रेंट 5,000, रेंट पेड किया, रेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट कितना 5,000 5,000 डन। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रितु 14,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, देखिए रितु का आपने सामान बेचा था ऊपर, कितने का सामान बेचा था 15,000 का, लेकिन रितु से पैसा मिला है, रितु से पैसा कितना मिला है, कैश अकाउंट डेबिट 14,500। एक बात बताइए, रितु को आपने सामान बेचा था तो रितु आपका कौन था, कस्टमर, बोले तो डेटर, और डेटर के साथ किसका रिश्ता होता है, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड का। तो देखिए रितु डेबिट है, तो अब आप अपना बुक्स से रितु का नाम हटाओगे तो टू रितु अकाउंट कितना 15,000 डन। और डेबिट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 डन। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग जितना भी चीज पढ़े हो ऊपर उसका प्रैक्टिस भी कर रहे हो सम्स मेरे साथ, और आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आइए नीचे नीचे नीचे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्री, बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, जर्नल एंट्री बताइए फटाफट। फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 12,000 12,000 डन, पहला क्लियर। दूसरा, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 6,000 6,000 डन। तीसरा, कमीशन मिला है भैया, कमीशन मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना 3,000 3,000। आपको मालूम है ना, कुछ टीचर कमीशन लिखवाते हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, तो पूरा नॉलेज के साथ पढ़ो। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डन। गुड्स टेकन बाय ओनर, ओनर गुड्स लेके चला गया, ओनर गुड्स लेके चला गया, तो बताओ क्या हो गया, ओनर लेके चला गया, पर्सनल पर्पस के लिए पढ़ाया गया है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे आगे लिख देना चाहिए क्वेश्चन में फॉर पर्सनल यूज। ठीक है डन, क्वेश्चन यही था, टाइपिंग एरर है। ठीक है, गुड्स टेकन बाय ओनर ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना 2,000 2,000। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन, मोहन से आपने सामान खरीदा, सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कितना, बताइए 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 जी, बताइए 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 10,000 10,000 डन। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है बच्चे पढ़ाने में, समझाने में, लिखवाने में। ठीक है, तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, इतना प्रैक्टिस करेंगे ना मजा आ जाएगा एकदम, अब भूल ही नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट। स्टेट विच अकाउंट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, वाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेड करेंगे तो बता, इलेक्ट्रिसिटी मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट कर दो, तो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, अमाउंट नहीं है। रिसीव इंटरेस्ट, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट डन। जमीन आपने खरीदा और जमीन खरीदोगे, बताओ क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो लैंड डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है,
तो क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा तो लायबिलिटी को खत्म करेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है कोई बात नहीं, टू कैश अकाउंट। हमारे सारे बच्चे प्यारे हैं, आई होप आप लोग को पता है ये मैराथन क्लास है, राइटिंग पे फोकस ना किया जाए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए जिसमें आप लोग महारथी हासिल कर लोगे। वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाओ, इस सवाल में सिर्फ पूछा था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ये सब, कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बस यही पूछा था। हो गया हो गया हो गया। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री में देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपल एंट्री मतलब एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एक होता है कंपाउंड एंट्री, वन डेबिट मैनी क्रेडिट्स और वाइस वर्सा, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट होगा और एक से ज्यादा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एक होता है ओपनिंग एंट्री, एक होता है क्लोजिंग एंट्री, एक होता है एडजस्टमेंट एंट्री और लास्ट वाला होता है रेक्टिफिकेशन एंट्री। इतना टाइप का आपका जर्नल एंट्री होता है। धीरे धीरे सबको समझते हुए चलते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सीख लेंगे, यहां तक मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है, एडजस्टमेंट तक। और एडजस्टमेंट एंट्री अगर आप अच्छे से सीख गए तो इसका काम भैया फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी आने वाला है, तो वो चैप्टर भी में भी आपका ग्रिप बन जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री भी सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में, और इसका भी यूज आपका फाइनल अकाउंट में आएगा और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आएगा, तो वो वहां से सीख लेंगे। डन, यहां तक लेकिन अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में। आ जाइए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई, सब पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा, जरूरत से ज्यादा पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा सीख के। चलो चलो, एडवांस अकाउंट क्लासिफिकेशन देखिए, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में डेटर, क्रेडिटर्स, कैपिटल ये सब आ गया। रियल अकाउंट में ये सब टांजेबल एसेट का बात हो गया, रियल अकाउंट है, ऊपर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टांजेबल एसेट जितना भी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में इंटेंजिबल एसेट भी आता है, ये भी रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा पानी का बात होता है, खर्च और इनकम का बात होता है। एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपका आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। लेकिन कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डन। लेकिन एक हो गया टाटा कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन। आपने पढ़ा है कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये आपका पर्सनल अकाउंट है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, कैपिटल, ये सब आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डन, समझ आया? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5 लाख 5 लाख, ये वाला जो जर्नल एंट्री है ना, ये वाला जर्नल एंट्री आपका है सिंपल एंट्री, एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट। अब हम लोग सीखने वाले कंपाउंड एंट्री। चलिए देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री, देखिए व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। वाओ, ये क्या हो गया? एग्जांपल से समझते हैं। पेड 9,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट 10,000, बहुत बढ़िया। राम को आपने पेमेंट किया, चलिए राम अकाउंट डेबिट कितना? 9,500। राम जी को आपने पेमेंट किया है कितना 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 बता रहे भाई? 9,500 टू टू कैश अकाउंट कितना कितना? 9,500, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 500। लेकिन पेमेंट कितना करना चाहिए था राम जी को? बताइए बताइए। ओरिजिनल में 10,000, ये ऊपर में मिस्टेक हो गया था। चलिए क्लियर कर लिया हम लोगों ने, सही कर दिया इसको। आपने जब राम जी का से परचेज किया होगा ना, तब आपने उसका जर्नल एंट्री क्या करके रखा होगा? पहले ये बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट
10,000 टू राम अकाउंट, कितना 10,000। राम को आपने क्रेडिट करके रखा है 10,000 से, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट 10,000 से, कैश पेमेंट इतना हुआ है, डिस्काउंट। तो ये वाला देखिए एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। देखिए एक दो नहीं, तीन अकाउंट इन्वॉल्व, 1 2 3, डन। चलिए आगे देखिए, अरे भैया दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए चलिए चलिए, प्रैक्टिस। पेड मोहन इन फुल सेटलमेंट, वाओ मोहन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 14,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300, ये वाला डन, कंपाउंड एंट्री। रिसीव्ड 19,600 फ्रॉम रिया, ये आप लोग खुद से करिए, सेम है, डन। फिर लिखा हुआ है सेटल क्रेडिटर सुनील इतना, ठीक है, सेम ही एंट्री है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, चलो मैं ही करा देता हूँ। रिया अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट कितना 19,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 400, डन। ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर। अब ये वाला कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। क्रेडिटर्स को सेटल किया, सेटल मतलब पेमेंट किया, तो जर्नल एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना 8,000, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, टू कैश अकाउंट कितने का पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया है बता बता, 7,800। तो आपको डिस्काउंट क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना अकाउंट 200, 200, ये भी हो गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है। ऊपर जो हम लोगों ने टॉपिक देखा वो भी क्लियर कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग समझने वाले हैं ओपनिंग एंट्री। क्या सीखने वाले हैं, ओपनिंग एंट्री। आओ आओ, अरे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा डेप्थ नॉलेज लेके पढ़ो। अगर आप अकाउंट्स मेरे पास पढ़ रहे हो तो किसी भी माध्यम से, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप डेप्थ नॉलेज सीखो। चलिए ओपनिंग जर्नल एंट्री समझते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस और न्यू ईयर, अगर साल स्टार्ट होता है, पिछला साल का कुछ बच गया है पैसा, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, तो इस साल का उसका एंट्री क्या होगा। एसेट का बैलेंस क्या होता है पहले बताओ। एसेट का खुद का, एसेट अकाउंट का खुद का जो बैलेंस होता है ना, वो होता है डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है ना खुद का, एक्सपेंस अकाउंट का, वो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, लॉस अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है ना, वो क्या होता है, डेबिट, डन। अब आ जाइए, चलिए इधर देखिए, ये तो हुआ। अब आ जाइए इधर, लाइबिलिटीज अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना, लाइबिलिटीज अकाउंट का, वो होता है क्रेडिट। प्रॉफिट का होता है क्रेडिट, ठीक है। कुछ बचा क्या और, एक्सपेंस। इनकम, इनकम, इनकम का क्या होता है, एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, चलिए। इनकम, इनकम का क्या होता है भैया, क्रेडिट। तो अगर 6 अकाउंट के बारे में आप समझ गए तो आपका अकाउंट्स पूरी तरीके से आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस, देखिए क्या होता है, साल का शुरुआत में आपको एसेट दिया हुआ है 7 लाख, लाइबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख, कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, तो एसेट साइड में आपको कितना दिखेगा, टोटल एसेट 7 लाख, लाइबिलिटी कितने का दिख रहा है, 7 लाख, जिसमें से कैपिटल कितना है, 3 लाख, ठीक है। और बाकी अदर लाइबिलिटीज कितना है, 4 लाख। बैलेंस शीट मैच। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैलेंस शीट तो आपने बना दिया, लेकिन अगला साल के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा इस बैलेंस शीट को देख करके आप जर्नल एंट्री बनाओ, या ट्रायल बैलेंस को देख करके आप जर्नल एंट्री बनाओ, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, खत्म। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस, 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख, खत्म। बैलेंस शीट आपका मैच हो गया। देखिए आ जाइए इधर, कैश 30,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 10,000, क्रेडिटर्स 15,000, डन। आपको पूछा इसका ओपनिंग एंट्री करने के लिए, कुछ मत कर, कैश को डेबिट कर 30,000 से, स्टॉक को 20,000 से डेबिट कर, फर्नीचर को डेबिट कर, क्रेडिटर्स को 15,000 से क्या कर दे, क्या कर दे, फर्नीचर को 15,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और जो पैसा बच गया वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। या हो सकता है यहाँ पे कैपिटल लिखना भूल गए ये लोग, कैपिटल, कैपिटल कितना है 45,000, 45,000, डन।
तो कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी है। डन, ये होता है आपका एंट्री। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा एंट्री, ओपनिंग एंट्री आपसे पूछ रहा है, आ जाओ आ जाओ, ओपनिंग एंट्री कर ही लेते हैं। ओपनिंग एंट्री, कैश आपका क्या एसेट है, डेटर्स आपका क्या एसेट है, ये भी क्या एसेट है, ये क्या आपका लाइबिलिटीज है, ये क्या आपका लाइबिलिटीज है। डन, यहाँ तक क्लियर है। चलो पहले एसेट का टोटल कर लेते हैं, 5 4 9 और 9 3 12, तो कितना हो गया 1,20,000। 1,20,000 डेबिट होने वाला है, ठीक है। इधर कितना हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 20,000 प्लस 25,000, ठीक है 45,000। 45,000 आपका क्रेडिट होने वाला है। एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या क्या पिछले साल क्या क्या लिखा होगा, पहले ये बताओ। अरे यार, एसेट साइड में क्या क्या लिखा होगा, कैश 40,000, 40,000, डेटर्स 30,000, ठीक है, मशीनरी 50,000, बस हो गया। इसका टोटल करो एक बार, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 कितना हो रहा है 1,20,000। डन, तो बैलेंस शीट आप लोग को मालूम है दोनों तरफ सेम होता है, तो इधर भी क्या होगा 1,20,000 लाइबिलिटी साइड। डन, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, क्रेडिटर्स 20,000। डन, लोन कितना लिखोगे, लोन 25,000। तो यहाँ पे टोटल 1,20,000 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे 45,000 हो रहा है, ठीक है, माइनस 1,20,000। तो जो बचा हुआ पैसा है 75,000, वो आप किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल ही हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर। डन, यहाँ तक क्लियर है। इसका जर्नल एंट्री बस बता दो, ये तो आपने समझ गया। ये जो बचा हुआ पैसा 75,000 है, हम लोग को कैपिटल दिख रहा है यहाँ से, बट इसका जर्नल एंट्री बता दो, कोई जर्नल एंट्री बता दो, मजा आ जाएगा। मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट था, इसका ओपनिंग एंट्री क्या होगा बस ये बता। मस्त सवाल है, मस्त। चलो देखो क्या होगा, एक नंबर सवाल है, मजा आ जाएगा। देखिए इसका जर्नल एंट्री होने वाला है लाला, देख, कैश अकाउंट डेबिट। ये सब सीए फाउंडेशन में ये सब सम्स आते हैं भाई, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये सब। कितना भी जर्नल एंट्री पढ़ लो, लेकिन बच्चों को ये सब दिया जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा जर्नल एंट्री आ गया, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। डन, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 20,000, टू लोन अकाउंट कितना 25,000, ठीक है। और बचा हुआ पैसा आप कहाँ ट्रांसफर किए हो, कैपिटल में, तो उसका भी तो जर्नल एंट्री होगा, तभी तो डेबिट और क्रेडिट मैच होगा। तो टू टू कैपिटल अकाउंट कितना 75,000, लिख भी सकते हो आप बैलेंसिंग फिगर। डन 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 डन, आई होप मजा आ गया होगा। तो अपना ओपनिंग एंट्री भी खत्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्लोजिंग एंट्री। आइए, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए पर मंथ, आप पर मंथ रेंट पेड करते हो, आप पर मंथ रेंट पेड करते हो, ठीक है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया आप हर महीना रेंट पेड कर रहे हो। तो आप हर एवरी मंथ एक एंट्री करोगे। एवरी मंथ आप लेजर में, जर्नल में, और लेजर में जो ट्रांसफर करोगे ना, तो एक एंट्री करोगे। जर्नल में आप क्या करोगे बताओ, एवरी मंथ रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 पेड कर दिए हो ना, ठीक, एवरी मंथ ये एंट्री करोगे। तो इस एंट्री को ना करके फिर अगला महीना में भी आप क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000, मतलब एट सच टोटल कितना एंट्री करोगे 12। साल का लास्ट में अगर मैं एक ही एंट्री करूं तो बताओ चलेगा क्या, 5,000 इंटू 12, पूरा साल में आपने रेंट कितना पे किया 60,000 रुपया। तो मैं एक एंट्री कर सकता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट 60,000 60,000। बोलो क्लियर है, डन, यहाँ तक क्लियर है। इसका इम्पैक्ट बताओ क्या होगा, पीएल अकाउंट में आपका टू रेंट दिखेगा 60,000, और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में
कैश माइनस होगा 60,000 से। डन, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बात बताओ, ये जो एंट्री किया है आपने एक्सपेंस का, खर्चा का, वो साल का लास्ट में आपने कहाँ ट्रांसफर किया है? पीएल अकाउंट में। तो कोई भी खर्चा साल का लास्ट में पीएल अकाउंट नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में दिखता है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बस ये बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना? 60,000, 60,000। देखिए, हर महीना आपने ये जर्नल एंट्री किया था, टोटल जर्नल एंट्री ये हो गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पूरा 12 महीना का रेंट आपका डेबिट है। साल का लास्ट में रेंट कैंसिल हो गया, रेंट रेंट खत्म, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, वो रेंट आपका ट्रांसफर हो गया पीएल अकाउंट में, और कैश आपका 60,000 से माइनस हो गया। तो कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कोई भी खर्चा उसका जल्द से जल्द पीएल अकाउंट में आए, क्योंकि पीएल अकाउंट में आएगा खर्चा तो उसका नेट प्रॉफिट कम होगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो सरकार का टैक्स कम जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको देखिए, क्लोजिंग एक्सपेंस, तो ये जो एंट्री आपने किया है ना, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग खर्चा का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर वेजेस पे किया होगा तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो साल का लास्ट में इसी वेजेस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। देखिए वही लिखा हुआ है, ट्रेडिंग को डेबिट करिए और एक्सपेंस को क्रेडिट करिए, या पीएल को डेबिट करिए, एक्सपेंस को क्रेडिट करिए। अगर इनकम का बात होता है तो इनकम क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। मान लो 50,000, 50,000। साल का लास्ट में इसको क्या करोगे आप? साल का लास्ट में आप इसको क्या करोगे? साल का लास्ट में आप इसको क्या करोगे? इनकम आपका यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो अब क्या करोगे? ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करोगे। इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। 50,000, 50,000। इसीलिए ना जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो उसमें लिखते हो बाय इनकम रिसीव्ड अकाउंट 50,000। डन, क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्लोजिंग इनकम का ये एक्सपेंस का था, अब क्लोजिंग इनकम का बात हुआ है तो इनकम अकाउंट को डेबिट करिए, देखिए, और पीएल अकाउंट को क्रेडिट करिए, जो कि मैंने किया है। नीचे एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व कर लीजिए। सैलरी 10,000, रेंट 5,000 और कमीशन 4,000 रिसीव्ड हुआ है। चलिए आराम से करिए। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, 10,000, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेड हुआ है, 5,000 टू कैश अकाउंट 15,000। ये कर सकते हैं। डन। साल का लास्ट में इसको क्या करोगे? आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, डेबिट हुआ है दोनों, ये दोनों मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। इसको डेबिट किया है तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। टू सैलरी अकाउंट 10,000 टू रेंट अकाउंट 5,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, कितना से? 15,000। इसीलिए ना जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो, पीएल अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या दिखेगा आपको? टू सैलरी 10,000 टू रेंट 5,000। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग का। आखिरी बचा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, इसको भी समझ लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000, 5,000, सॉरी 4,000 था, 4,000, 4,000। डन। देखिए क्रेडिट किया आपने, अब इसको ट्रांसफर करोगे, क्लोजिंग एंट्री करोगे तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट करोगे। क्या लिखोगे? कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, 4,000। इसलिए ना जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो बाई साइड में आप लिखते हो, क्या लिखोगे? बाई कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 4,000। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्लोजिंग एंट्री भी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा क्लोजिंग एंट्री भी बड़े अच्छे से। तो हमारा क्लोजिंग एंट्री भी हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग एंट्री भी हो गया। आपका बस आखिरी टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर में बड़ा हेल्प करेगा। अच्छे से इस टॉपिक को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 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 आइए, ये सब मैं मिटाता हूँ एक बार, क्योंकि आगे भी पढ़ाना है तो उसके लिए स्पेस हो जाएगा थोड़ा। आ जाइए, अब हम लोग सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्री।
बहुत प्यारा टॉपिक है और मस्त टॉपिक है। आई होप आप लोगों को अभी तक पूरा चीज समझ आ गया होगा, और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए, थम्स अप दीजिए, थम्स अप, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट, शेयर करिए, शेयर, ठीक है। चलो देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। दो चीज जानिए पहले, एक होता है पेड और एक होता है पेबल। पेबल का मतलब होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? पेबल का मतलब होता है फ्यूचर में पेड करेंगे, और पेड का मतलब होता है एक्सपेंस, पे कर चुके हैं, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है। तो खर्चा का बात हो रहा है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, खर्चा का बात हुआ है ना, इसीलिए एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब खर्चा बन चुका है लेकिन अभी तक पेड नहीं किए हैं। स्टाफ का सैलरी 1 जनवरी को बन चुका था लेकिन मैंने अभी तक पेड नहीं किया है। तो मालिक के ऊपर, ओनर के ऊपर लाइबिलिटी किस दिन से आ चुका है? लाइबिलिटी किस दिन से आ चुका है? 1 जनवरी से ही आ चुका है। 1 जनवरी से ही उसके ऊपर, सर के ऊपर बोझ आ चुका है, क्योंकि भाई उसको 1 जनवरी से ही उसको चिंता रहेगा कि मेरे ऊपर एक बोझ आ गया है। अब जब वो पेमेंट करे तब देखेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करिए। जैसे एग्जांपल, 1 जनवरी को मान लीजिए उसका सैलरी बन चुका है लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो वो जर्नल एंट्री क्या करेगा आपका मालिक? बताओ बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लो 50,000 था, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना? 50,000। डन। अब मान लो उसने 25 जनवरी को पेमेंट किया है सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो ये तो सैलरी क्या है, उसने एक्सपेंस पहले से बुक कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी उसके लिए क्या है, देखो लाइबिलिटी है, बोझ दिखा के रखा है। तो इस बोझ को मिटाएगा ना, तो उस जर्नल एंट्री करेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 50,000, 50,000। तो देखो हुआ क्या, हुआ क्या वो समझना। ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, बोझ खत्म हो गया। एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट खत्म हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लास्ट में वही होना चाहिए था, वही हुआ। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कमेंट करो भाई। अगर मैं आप लोग के जगह पे स्टूडेंट होता और इतने अच्छे से अगर मेरे को कोई पढ़ाता, तो सच बता रहा हूँ, उस टीचर के घर में जाके मैं उसको 20-25 लाख रुपए दे देता। भाई आपसे एक ही चीज मांगा जा रहा है, कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, पॉजिटिविटी को फैलाओ। क्योंकि पॉजिटिविटी को फैलाओगे तो आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तब आप पॉजिटिव बनोगे। और जब हम पॉजिटिव बनते हैं भाई, तो हमें दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। नेगेटिव लोग बहुत है, आप खुद सकारात्मक बनो, तभी आप करियर में आगे बढ़ोगे। भाई बहुत एफर्ट लगता है पढ़ाने में, सिखाने में, लिखवाने में और समझाने में। तो इसीलिए कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और पॉजिटिविटी को फैलाइए, और खुद भी पॉजिटिव रहिए, और अपने फैमिली वाले को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, और रिजल्ट बढ़िया करिए भाई, ठीक है। आओ अब बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का। फिर बात हो रहा है खर्चा का ही, लेकिन प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। इस बार आपने खर्चा एडवांस में पेमेंट कर दिया। एडवांस का मतलब होता है एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। बट नॉट ड्यू मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर देना। इसमें क्या था, बोझ। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एसेट। 1 जनवरी को आपको पेमेंट करना चाहिए था लेकिन आपने 25 दिसंबर को ही पेमेंट कर दिया, तो आपके लिए वो क्या है, 5 दिन का पीरियड, टाइम, एसेट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, उल्टा कर दो। बोलो क्लियर? एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? डन। आगे ये सब फाइनल अकाउंट में आपको बहुत समझ आएगा, जब करोगे तो इसको लिंक करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा।
अब हम लोग बात करते हैं अक्रूड इनकम। इनकम के साथ कभी भी हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आउटस्टैंडिंग आउट सॉरी आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखते हैं। बट अक्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जैसा ही होता है, लिख लेते हैं। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई भी गलत मत सोचिएगा, ठीक है? और फिर भी सोच रहे हो तो भाई आप सोचिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ट्यूशन के सभी बच्चे टाइम पे पेमेंट करते हैं, बट ये एक एग्जांपल है। मान लो मान लो हम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद फीस लेते हैं। 1 तारीख को फीस जनरली बन जाता है, 1 जनवरी, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, ऐसे फीस अपना है। मान लो 1 अप्रैल को, ठीक है, फीस बन जाना चाहिए। बट बच्चे क्या करते हैं, 1 अप्रैल को नहीं दे के 15 तारीख को देते हैं, 20 तारीख को देते हैं। तो एक बात बता बच्चा, तेरे ऊपर लाइबिलिटी बन गया ना, तेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बना ना 1 तारीख से, तेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन मेरे लिए क्या है? एसेट है। भले आप पेमेंट बाद में कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो 1 तारीख को एसेट बना ना, वो एसेट बना ना मेरे लिए। सोच के देख, ट्यूशन फीस इनकम ड्यू मतलब ट्यूशन फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आई होप समझ गया होगा। तुम क्या बोलेगा? ट्यूशन फीस ड्यू बट नॉट पेड मतलब आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरे लिए क्या है? अक्रूड इनकम। आई होप समझ गया होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम को आप डेबिट कर लीजिए और इनकम को क्रेडिट कर लीजिए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है रे बाबा? चल आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बच्चे बहुत उस्ताद टाइप के होते हैं, भैया ये मेरे को पढ़ने से मतलब है, ये फीस वीस का बड़ा लफड़ा का चक्कर मेरे को रहना नहीं है। आप एक ही बार एक काम करो ना, 6-7 महीने का एडवांस फीस रख लो। ऐसा आज के डेट में बच्चा मिल गया, भाई साहब कैसा बच्चा है रे तुम? पढ़ने से इतना पढ़ने का चिंता है, मतलब इसको फीस पहले दे रहा है। मस्त बच्चा है। देखो मतलब 6 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट। एक बात बता, क्या ये इनकम ड्यू हो चुका था? नहीं। तो मैं क्या लिखूं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। ड्यू होने से पहले दे दिया, टाइम से पहले पेमेंट कर दिया रे। तो मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है, और उसके लिए क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। तो मेरे लिए धंधा के हिसाब से सोच, CIW क्लासेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इनकम अकाउंट डेबिट टू टू प्रीपेड इनकम। क्या लिखोगे? प्रीपेड इनकम, या अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हो। अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हो, बट ज्यादा बेटर है इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम लिखो। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डन 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 डन। आई होप यहां तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक ठीक ठीक। अब अपने समझते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने एक एसेट खरीदा, एसेट मतलब मान लो कार खरीदा बिजनेस के नाम पे 10 लाख का। मस्त आपने उसको चलाया 2 साल, 2 इयर्स बाद आप मार्केट में उसको लेके गए तो उसका भाव हो गया है 6 लाख। 2 साल मस्त आपने उसे यूज किया, बोले तो मजा लिया, कार का ड्राइव किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट में लेके गए तो उसका भाव हुआ 6 लाख। तो आपका लॉस कितने का हो गया रे? 4 लाख। कितने का लॉस हुआ रे? 4 लाख का लॉस। इसी लॉस को हम लोग अकाउंट्स का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। काय को हो रहा है? तूने मजा लिया ना, यूज किया ना, चलाया ना मस्त। इसी को अकाउंट्स का लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है? कोई भी मशीन अगर आप खरीदते हो 10 लाख का, यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, इस बार प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाद में चल के उसका वैल्यू हो गया 6 लाख, तो 4 लाख का लॉस हो गया ना। तो कोई भी फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो जाता है यूज करने का वजह से, या टेक्नोलॉजी का बदलने का वजह से, या वियर एंड टियर का वजह से, तो उस लॉस को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स का लैंग्वेज में डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मेरे लिए एक लॉस है, और लॉस हमारा होता है डेबिट। तो डेप्रीशिएशन को डेबिट कर। और
एसेट हमारा होता है फिक्स एसेट हमारा होता है डेबिट, लेकिन उसका वैल्यू जब भी कम होगा तो उसे हम लोग कर देंगे क्रेडिट। बोलो क्लियर ये जर्नल एंट्री? डन डन डन, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में होने वाला लॉस, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसका रिकॉर्डिंग आज ही कर लो एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोविजन बना के रखा है, क्या बना के रखा है? प्रोविजन। प्रोविजन आप लोग को मालूम है, फ्यूचर में होने वाला लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, अलग से एक गुल्लक बना लो, उसमें पैसा डालते रहो थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई आपने प्रोविजन बना के रखा है, तब आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तब ये एसेट नहीं आएगा, तब आपका आएगा क्या? बता बता। तब आपका आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर है? लेकिन आपने प्रोविजन नहीं बनाया है तो आएगा डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। बोलो क्लियर? आगे देखिए, अब आता है आपका बैड डेट। बैड डेट, डेट होगी जो डेट है जो बैड है, मतलब आपने किसी कस्टमर को, किसी डेटर को सामान बेचा। एग्जाम्पल समझिए अच्छे से 10 लाख का, तो जर्नल एंट्री करोगे जर्नल एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सेल्स अकाउंट 10 लाख। ये बेचने के टाइम का एंट्री है। कुछ दिन बाद वो बोला भाई मैं नहीं दूंगा पैसा, बैड डेट, दिवालिया हो गया, हाथ उठा दिया, बोला मैं नहीं दे रहा पैसा, तो ये लॉस हो गया ना, लॉस हो गया ना, डूब गया ना। लॉस होता है डेबिट, तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर, और खाता से इसका नाम हटाएगा ना, खाता से नाम इसका हटाएगा ना, इसको डेबिट किया था ना, खाता से नाम हटाने के लिए इसको क्या करेगा? टू डेटर्स अकाउंट। क्या करोगे? टू डेटर्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री समझ आया? डन। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसीलिए जब आप फाइनल अकाउंट करते हो तो बैलेंस शीट में जब भी बैड डेट होता है तो डेटर से आप क्या करते हो? बैड डेट को माइनस करते हो। क्या करते हो? माइनस करते हो, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है, देखिए आप। और पीएल अकाउंट में आप क्या करते हो? बैड डेट को टू बैड डेट लिखते हो। क्यों? क्योंकि लॉस है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना रे? लिंक कर पा रहे हैं ना? ठीक, आगे आगे फर्दर प्रोविजन। प्रोविजन फर्दर, पीएल अकाउंट को डेबिट करिए, प्रोविजन आपने बना के रखा है, आपको मालूम है पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब आपको लग रहा है फ्यूचर में प्रोविजन बनाना है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो देखिए लिखा भी है डाउटफुल डेट, डाउट लग रहा है आपको, प्रोविजन बना, पीएल अकाउंट को डेबिट कर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसलिए आप यहाँ पे लिखते हो टू 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 प्रोविजन फॉर बैड डेट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मान लो तुम्हारा डेटर 10 लाख का था, उस पर आपने 2% का प्रोविजन बनाया, 2% का प्रोविजन बनाया। डन डन डन। 2% का प्रोविजन कितना होता है? 20,000। कितना होता है? 20,000 रुपया। तो आपने, एक सेकेंड, 2% का प्रोविजन बनाया 20,000, लेकिन एक्चुअल में आपका बैड डेट कितना हुआ है? बैड डेट हुआ है, एक्चुअल में आपका बैड डेट हुआ है मान लो 12,000 का, 12,000 का। 8,000 रुपए का एक्स्ट्रा आपने प्रोविजन बना के रखा है कि नहीं है? तो आप सेफ हो, आप सेफ हो, क्योंकि आपका प्रोविजन ज्यादा है, आपका बैड डेट कम हुआ है। सोच के देखो तो आप सेफ हो। डन डन डन। फ्यूचर में होने वाला लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। डन, यहाँ तक क्लियर है? आगे समझिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। कई बार क्या होता है, कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो पब्लिक तक, जनता तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए रिटेल वाला को, रिटेल शॉप वाला को, या होलसेलर को क्या करता है, वो लोग गुड्स देता है सैंपल के तौर पे। आप भैया मस्त दुकान पे ये रखिए, होलसेलर को बोलता है आप ये रखिए, अपने कस्टमर को दिखाइए, सैंपल के तौर पे रखिए, इस्तेमाल करिए, कस्टमर को बोलिए इस्तेमाल करने, बढ़िया लगेगा तो आप ऑर्डर करिए। एक बात बताइए, कंपनी प्रोड्यूस किया क्या चीज? गुड्स। और जब गोडाउन से या फैक्ट्री से सामान निकला तो क्या हो गया? गुड्स बढ़ा कि घटा? बस ये बता दो।
गुड्स, गुड्स मतलब बोले तो परचेज उसका क्या हो गया, बढ़ा कि घटा, घट गया, क्योंकि बाहर गया ना, लेकिन फ्री में दे रहा है। और फ्री में किस लिए दे रहा है, जिससे कंपनी का प्रचार हो, प्रचार हो तो जनता तक पता चलेगा, और जब कुछ जनता को पता चलेगा तो कंपनी का बाद में क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगा। तो ये फ्री सैंपल क्यों दे रहा है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। कई बुक्स में सेल्स प्रमोशन भी लिखता है, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, मार्केटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, बात एक ही है भाई। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस लिखो, ये जर्नल एंट्री होता है। फाइनल अकाउंट में ये लाइन पूरा अगर आ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग टू परचेज लिखते हो, मान लो 50,000 का सैंपल दिया है, प्रोडक्ट का वैल्यू था 50,000, सैंपल के तौर पे पेन बांट दिया 50,000 का टोटल सैंपल के तौर पे, और परचेज आपका था मान लो 2 लाख, लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 50,000। अब आपका गोडाउन में 1.5 लाख रुपए का परचेज दिखेगा। डन, डन, ये समझ आया, आपका परचेस क्या हुआ है, कम हो गया ना, तो मैंने भी तो कम किया, इम्पैक्ट समझो। दूसरा, पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में टू एडवर्टीजमेंट दिखेगा, कितना, 50,000। डन, हो गया खत्म। फाइनल अकाउंट में ऐसे ही होता है, फाइनल अकाउंट में ये भी ऐसे ही होता है, बता दिया आपको। डेप्रीशिएशन भी मैंने आपको बता दिया, फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट में टू डेप्रीशिएशन दिखेगा, टू डेप्रीशिएशन दिखेगा, और बैलेंस शीट में आपका, बैलेंस शीट में एसेट से माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन, दो जगह दिखेगा, डबल इम्पैक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, पॉजिटिविटी फैलाइए और अच्छे मार्क्स से पास होइए, क्योंकि पास होना मायने नहीं रखता है, आप कितना अच्छा मार्क्स से पास हो रहे हो ये मैटर करता है, और आपके पास नॉलेज कितना है मैटर ये करता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे स्टूडेंट्स हो, तो नॉलेज तो आपके पास है, नो डाउट, बट आप स्मार्ट स्टडी कितना कर रहे हो ये भी मैटर करता है, और आप पॉजिटिव कितने हो ये मैटर करता है। तो भाई पॉजिटिव रह, वीडियो को शेयर कर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।